हेलो बच्चों, होप तुम सब बहुत अच्छे होगे और अपना काम सब बढ़िया से कर रहे होगे। आज तुम लोग के साथ में हम डिस्कस करना चाह रहे थे एक्शन रिसर्च के बारे में। अब ये एक्शन रिसर्च चूँकि हमारे बीएड के प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप का एक अहम हिस्सा है, तो हमने सोचा कि आज हम लोग एक्शन रिसर्च पे बात कर लेते हैं और फिर क्लास में तो हम लोग इसको फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ये हो। सबसे पहले तो हम ये जाने कि हमको रिसर्च करना ही क्यों होता है। कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम को पहले तो डिस्कवर करना, उसके बाद उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जो समयानुकूल हो, समय काल परिस्थिति के अनुसार हो, उस पर अपने विचार देना। यानी हमें रिसर्च इसलिए करना कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे करके उनका सलूशन दे सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम हम लोग कभी ख़त्म नहीं कर सकते, पर जो अभी आज के परिप्रेक्ष्य में जो सही समस्या का समाधान हो वो प्रोवाइड किया जा सके। ये तो एक तुम्हारा जनरल रिसर्च है। अब हम लोग जनरल रिसर्च पे बात नहीं करेंगे, हम लोग एक्शन रिसर्च पे बात करेंगे। एक्शन रिसर्च का मतलब कि वो रिसर्च या वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और स्पेसिफिक हो जाते हैं कि वो रिसर्च जिससे हम हमारी क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो बच्चों के अंदर हम प्रॉब्लम्स को रीड आउट करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम एक तो कैसे रीड आउट करते हैं, यानी कैसे रिसर्च करते हैं, उनको कैसे डिस्कवर करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। दूसरा, उन प्रॉब्लम्स को जब हम डिस्कवर करते हैं, किन्हीं किन्हीं बच्चों में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिम्टम हमको समझ आता है, तो उन सिम्टम्स को विद द हेल्प ऑफ टीचिंग मेथड, स्टडी मेथड या इन्वायरमेंट, आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज करके हम कैसे करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब हम इस तरीके का रिसर्च करते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक, तो हम क्या कहते हैं कि हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, जैसे हम जनरल रिसर्च की अगर बात करते हैं तो उसका हम जो भी आउटकम देते हैं वो आउटकम ग्लोबली हम बात करते हैं कि ये सत्य है, ये सबके लिए सत्य है, ये हमने इन बातों पर ध्यान में रख के किया, ये सत्य है। लेकिन जब हम एक्शन रिसर्च पे अपना कोई व्यू देते हैं या एक्शन रिसर्च में कोई सोल्यूशन देते हैं, तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो ऐसा हम नहीं कहते हैं। वो हमारे द्वारा जिन परिस्थितियों में स्टडी की गई है, ये उन्हीं परिस्थितियों में हमारा दिया गया सलूशन एक्सेप्टेबल होगा। तो ये बिल्कुल स्पेसिफिक सलूशन होता है, ठीक है, स्पेसिफिक रिसर्च होता है। अब एक्शन रिसर्च हम इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी निकाल पाते हैं। अब तुमको बुक में ये मिल जाएगा कि स्टीफन एम कोरे ने सबसे पहले एक्शन रिसर्च को क्लासरूम की प्रॉब्लम्स पर डिस्कवर किया या डिस्कस किया। कहीं पे ये भी मिल जाएगा कि बकिंघम ने सबसे पहले रिसर्च फॉर टीचर्स एक बुक थी, उसमें एक्शन रिसर्च शब्द का इस्तेमाल किया था। तो जब तुम्हें मान लो क्वेश्चन में आए कि सबसे पहले क्लासरूम की प्रॉब्लम्स पे किसने एक्शन रिसर्च शब्द का इस्तेमाल किया था, क्लासरूम प्रॉब्लम में किसने अपनाया था, तो वो होगा तुम्हारा स्टीफन एम कोरे। और किसने ये शब्द दिया था, तो बकिंघम, ठीक है। अब कितने तरीके के होते हैं, मतलब एक्शन रिसर्च हम अगर बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ टाइप्स भी तो होंगे बच्चा। कितने तरीके के हैं, तो एक मोटा मोटी हम लोग बात करते अगर है तो वो 4 तरीके से होगा। डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च, और दूसरा है पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च, तीसरा है एम्पिरिकल एक्शन रिसर्च, एंड लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च।
जैसे पहला हमने कहा डायग्नोस्टिक, या उसको अपन हिंदी में बोलते हैं निदानात्मक क्रियात्मक अनुसंधान। दूसरा जिसको हमने पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च कहा वो है संभागी क्रियात्मक अनुसंधान। और तीसरा जो कि हमारा एम्पिरिकल एक्शन रिसर्च है या अनुभविक क्रियात्मक अनुसंधान है। और चौथा एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च, या हम उसको हिंदी में प्रयोगात्मक क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। डायग्नोस्टिक जैसे नाम से क्लियर है कि हम किसी परिस्थिति विशेष का अध्ययन करते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है, किसी भी तरीके की लर्निंग या बिहेवियर, डिसिप्लिन से रिलेटेड, होमवर्क करने से रिलेटेड, स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कुछ भी, कोई परिस्थिति जन्य क्या समस्या है, जब हम उस परिस्थिति को फोकस करके बात करते हैं तो हम कहते हैं डायग्नोस्टिक एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। फिर दूसरी क्या है हमारी पार्टिसिपेटिव एक्शन रिसर्च है। इसमें हम सर्वे नेचर जैसा होता है कि अधिक से अधिक बच्चों को हम पार्टिसिपेट कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें भाग लें, जिससे कि हम अपना एक सर्वे टाइप का रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो सर्वे भी होगा तो विद इन द क्लास। सर्वे किसका होगा? तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आने वाली समस्याओं का। फिर है एम्पिरिकल या अनुभविक एक्शन रिसर्च। इसमें हम लोग जो रिज़ल्ट है, कोई रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को हम बार बार, मान लो किसी बच्चे का मंथली एग्ज़ाम में कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, थर्ड मंथली में कैसा आ रहा है, 6 मंथली में कैसा आ रहा है, मतलब ये जो रिज़ल्ट बेस हम देखें या उनका कुछ रिकॉर्ड हिस्ट्री हो हमारे पास, जब उस पर हम डिस्कस करते हैं और उसको ध्यान में रख के अपना एक्शन रिसर्च करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा एम्पिरिकल या अनुभव, मतलब अनुभव के आधार पर जब हम काम करते हैं। फिर है एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी हमारे कुछ चर जो हैं हमारे कंट्रोल में है और कुछ चर हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो भाई आज हम अपनी क्लास में इन बच्चों को ये काम दे रहे हैं, अब देखते हैं कि इनमें कौन सा बच्चा कितना काम करता है या कितना काम नहीं करता है। यानी जो एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम एक्शन रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्शन रिसर्च। ठीक, अब आते हैं कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है, यानी जब हम कहें नीड एंड नेसेसिटी, तुम सब उस हिसाब से भी देख लो कि सबसे पहला इसकी ज़रूरत क्यों है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ को हम प्रॉपर तरीके से रीड आउट करें, उनमें हम ये देखें कि किस तरीके का प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्या बच्चे के कलीग्स के द्वारा है, या वो प्रॉब्लम क्या टीचर के बिहेवियर के द्वारा है, या वो प्रॉब्लम क्या टीचर के टीचिंग मेथड के द्वारा है, मतलब द्वारा मीन्स रीज़न व्हाई द प्रॉब्लम इज़ देयर। जब हम उसको जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तब हम एक्शन रिसर्च करें। तो कोई समस्या है तो हम इसको कैसे, सबसे पहले तो जानने का माध्यम क्या हो, वो हमारा एक्शन रिसर्च है। अब परफॉर्मेंस लेवल स्टूडेंट का अगर हमें पता करना है तो हम एक्शन रिसर्च के द्वारा उसको ये पता कर सकते हैं कि एक तो परफॉर्मेंस लेवल है और एक एस्पिरेंट लेवल है। मतलब एक तो परफॉर्मेंस हो गया, दूसरा कि बच्चे की चाहना क्या है, मतलब वो सरोज मैम से पढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता है, या वो पढ़ना तो बहुत चाह रहा है पर मैम जैसे पढ़ा रही हैं वो उसे समझ नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की जितनी भी बच्चों से रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको जब हम डिस्कवर करते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम्स को हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स की रूट पे जाते हैं, फिर उन रूट कॉज को देखते हैं। रूट कॉज को देखने के बाद जब हम चेंज करते हैं इन्वायरमेंट में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में या फिर पैटर्न में, तो हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक्शन रिसर्च की। और
कभी कभी ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग रहती है क्लास स्कूल्स में, तो उससे भी बच्चों को, टीचर्स को भी, इवन टीचर्स को भी उससे छुटकारा मिल सकता है। स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है इससे, क्योंकि हम वैसे तो कभी भी प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम एक्शन रिसर्च पे हैं, एक्शन रिसर्च के द्वारा हम उन बातों को ही डिस्कस करते हैं जिन बातों के कारण किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी आ रही है, या कोई बच्चा का बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रहा है, या इंस्टीट्यूट में अनरेस्ट हो रहा है बच्चों के कारण हो रहा है। हम लोग, हालांकि ये इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए एक्शन रिसर्च होता है, पर हम लोग ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की बात न करके किसी एक क्लास में, किसी एक सब्जेक्ट में बच्चों का प्रॉब्लम क्या है उसको निकालने का कोशिश करते हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसका कोशिश करते हैं एक्शन रिसर्च में। ठीक है, तो नीड एंड नेसेसिटी समझ आया? हमें बताना, इसको पूरा सुनना, फिर हमें बताना, और जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे पूछ लेना। अच्छा, अब इसका एम क्या है, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य कि इंस्टीट्यूट की, स्कूल की कार्यप्रणाली में सुधार आए। अब हम फिर बात कर रहे हैं, हमने कहा इंस्टीट्यूट की, तो इंस्टीट्यूट की नहीं, क्लासरूम में 100 टीचर की कार्यप्रणाली में सुधार आता है। अब मान लो हम अपनी ही बात करते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे को नहीं समझ में आया, तो उसे कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जब हम ये रीड करेंगे, ये प्रॉब्लम है बच्चे का, वो हम निकालेंगे, तब फिर हम अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज ले आएंगे, या हम उसको अलग से क्लास लेके पढ़ाएंगे। सपोज़ कि हमारी मेथडोलॉजी सही है, बच्चा हमारे साथ नहीं चल पा रहा है, तो भी हम उसको अलग से पढ़ा करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर ऐसा करने से क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है वो टीचर्स में ज़्यादा इनकलकेट होती है। अब बच्चे लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल पर आकर के कुछ टीचर्स ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, तो वो उनके पढ़ाने, अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो बच्चे समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। मतलब भय बिन होई न प्रीति है सब जगह, तो वो बात हर जगह लागू होती है। लेकिन जब हम बच्चे का समस्या पर केंद्रित हो जाते हैं और उसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट दे करके देखते हैं, उसको रीड करते हैं, फिर उसके सोल्यूशन को भी हम निकालते हैं, तो हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। प्रजातंत्र की, हाँ बेटा आओ बैठो, एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्टूडेंट टीचर के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है। फिर चूँकि हम इससे इंस्टीट्यूशन का भी लाभ कर सकते हैं, तो पूरे इंस्टीट्यूशन के रख रखाव में, मैनेजमेंट में चेंजेस भी आते हैं, कुछ नए सजेशंस आते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे तो होगा, टाइमिंग चेंज होती है, टाइमिंग बढ़ती है या टाइमिंग कम होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्शन रिसर्च के द्वारा कर सकते हैं। जो अचीवमेंट टेस्ट है, निष्पत्ति परीक्षण होता है, वो ऊपर बढ़ता है बच्चों का, कि मान लो कोई बच्चे को 5 नंबर मिल रहा है 10 में, उसका कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम समझ में आता है, तो फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाता है, तो बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल प्रॉब्लम पर ये बेस्ड होता है। और भाई स्कूल, स्टूडेंट, हम हमेशा कहते हैं बेटा कि कोई भी स्कूल अच्छा या बुरा उसके अपने स्टूडेंट्स के कारण होता है। तो हमारे बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, ये हमें ही तो जानना होगा, और हम कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होंगी? सबसे पहला कि ये अनुभव बेस्ड है, मतलब हम जो एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई बच्चा किसी एक
बिंदु पर बार बार अटकता है। मान लो हम कहें कि कोई बच्चा जब एडिशन कर रहा होता है तब वो गलती करता है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में गलती नहीं करता, यानी वो एडिशन में ही गलती कर रहा, उसका ये प्रॉब्लम है। उसको जब हमने रीड आउट किया तब उसको कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर लेके आएंगे, ये हमारे एक्सपीरियंस पे होता है। हम अपना मेथड कैसे चेंज करेंगे। फिर ये टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च है, प्योर रिसर्च नहीं है। इवैल्यूएशन इमीडिएट करता है, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को तुरंत इमीडिएट इवैल्यूएट करेंगे एक्शन रिसर्च में, और उसके बाद उस प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। सलूशन भी तात्कालिक होता है, जैसा हमने पहले ही कहा था कि ये यूनिवर्सली फैक्ट नहीं है, ये हमारे टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से है, हमारी परिस्थिति के हिसाब से इसकी समस्याएं हैं, और हमारी ही परिस्थिति के हिसाब से इसका सलूशन है। और जो भी सलूशन होता है वो तात्कालिक प्रभाव से काम भी करने लगता है। जो समस्या आई सामने, समस्या को हमने पढ़ा, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अगर है तो भी हम ये मान के चलते हैं कि अगर 100 प्रॉब्लम आ रही तो हम 100 प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन उसमें से जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है और स्पेसिफिक हो जाते हैं, जो लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम्स को हम इसमें हल कर सकते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक स्टडी होती है। मतलब जैसे तुम लोगों ने माइक्रो टीचिंग में देखा है ना कि पहले हम प्लान बनाते हैं, फिर हम उसके बाद उसको पढ़ाते हैं, फिर हमको फीडबैक मिलता है, फिर हम फीडबैक के बेस पे प्लान करते हैं, फिर री टीचिंग करते हैं। वैसे ही ये साइक्लिक प्रोसेस है कि पहले हमने प्रॉब्लम को रीड किया, प्रॉब्लम को समझा, प्रॉब्लम को डिस्कस किया, उसके बाद उस प्रॉब्लम के सलूशन हमने दिए, उस सलूशन बेस्ड टीचिंग मेथड अपनाया, और फिर उस मेथड से पढ़ाने के बाद या उस वातावरण को प्रोवाइड करने के बाद हमने फिर से टेस्ट लिया, फिर से देखा कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट है, एंड देन अगेन वी चेंज द एनवायरनमेंट। अगर हमारे मनचाहा रिजल्ट नहीं है तो हम फिर अपने मेथडोलॉजी में चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तब तक चलता है ये प्रोसेस जब तक कि बच्चे की उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाते। और जैसा कि हमने बात की थी कि ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर को डेवलप करता है दोनों तरफ से, टीचिंग में भी और स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस में भी। ठीक, अब बेनिफिट बहुत हैं, कुछ अभी डिस्कस करते हैं, कुछ बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो एट वंस ये हमारी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, बच्चों के लर्निंग प्रॉब्लम को लोकली। मतलब एक क्लास में एक टीचर बच्चों की प्रॉब्लम को इमीडिएट आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये बच्चा हिंदी का स्पेलिंग गलत करता है। स्पेलिंग क्यों गलत करता है? प्रैक्टिस नहीं कर रहा है घर से, या होमवर्क अगर नहीं करके ला रहा है तो क्यों नहीं होमवर्क कर रहा है, फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, ये बच्चा कितनी देर पढ़ना चाहता है, कितनी देर पढ़ रहा है, तब क्या उसके साथ समस्या है, इमीडिएट हम उस समस्या को निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर उस समस्या का इमीडिएट सलूशन भी है, और उस सलूशन पे हम अपना जो सलूशन रहता है उस सलूशन को हम लोग कार्यरूप भी देते हैं। ऐसा नहीं कि हम बस सिर्फ बोल दिया कि हाँ भाई होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो होमवर्क मत दो ना। होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पता करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और होमवर्क क्या वो उसी सब्जेक्ट का नहीं करता है या और भी सब्जेक्ट का नहीं करता है, और यदि उसी सब्जेक्ट का नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, फैमिली में कौन है उसके साथ में पढ़ाने वाला, स्कूल में किस टीचर के साथ में वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और पॉलिसी फॉर्मेशन में, मतलब पॉलिसीज़ में क्या, हम तो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को देखते हैं, तो यहाँ जो पॉलिसी फ्रेम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम पैटर्न ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, पैटर्न ऑफ क्वेश्चनिंग की बात करेंगे,
पैटर्न ऑफ रिसीविंग की बात करेंगे और पैटर्न ऑफ एम की बात करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हमने जो है ऐसा पढ़ा रहे हैं कि हमें पढ़ाना तो 10 साल के बच्चे को है, पर हम जब पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने का लेवल वो 15-16 साल के बच्चों का है। इन सब चीज़ों पे भी हम उसमें देखते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है, बार बार कहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बहुत इम्प्रूव करता है ये जो हमारा एक्शन रिसर्च है। और जो प्रॉब्लम है, इमीडिएट प्रॉब्लम, इमीडिएट सोल्यूशन एंड इमीडिएट उसका इम्प्लीमेंटेशन सोल्यूशन का। ठीक, फ्लेक्सिबल है, समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती, इवन समय काल परिस्थिति एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी ये चेंज होती रहती है। क्यों? कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग तरीके के बच्चे फेस करते हैं। ठीक, अब इसका स्कोप क्या है एंड इसको करने में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। सबसे पहला तो स्कोप टीचिंग लर्निंग से है तो बहुत ज़्यादा है स्कोप इसका। स्टूडेंट बिहेवियर पर बेस्ड है ये, फिर टीचिंग से रिलेटेड है ये, प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये, प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कह रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। उसके बाद में को करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसका विद इन द इंस्टीट्यूट हर एक तरीके की परिस्थिति के लिए, हर एक तरीके की समस्या के समाधान के लिए जो कि बिहेवियरल हों, उनसे हम इस एक्शन रिसर्च के द्वारा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें हम लोग बिल्कुल पैटर्न रिसर्च का ही अपनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इंक्वायरी फॉर्म, एक फॉर्मेट तैयार करेंगे जिसमें कि हर तरीके की इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द पर्सन, बच्चा या इंस्टीट्यूट, जिस भी एरिया को हम कवर करना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ पे किस एरिया को कवर करेंगे? स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कवर करेंगे। उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे? क्वेश्चनेयर फॉर्म में तो हम क्वेश्चनेयर बना सकते हैं, स्केड्यूल बना सकते हैं, स्टूडेंट डायरी को देख सकते हैं, टीचर्स डायरी को पढ़ ले कर के काम कर सकते हैं, जो अभिसंचित रिकॉर्ड्स होते हैं उनको देख कर के बात कर सकते हैं, अटेंडेंस रजिस्टर को देख के काम कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के जो रिज़ल्ट आए हैं उसको देख के काम कर सकते हैं, टाइम टेबल पर बात करके इसको हम काम कर सकते हैं। मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे निकालें, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे समझ में आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे उपकरण हो सकते हैं जिनकी सहायता से हम समस्या को की इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, भाई ऑब्ज़र्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है। ऑब्जर्वेशन के बाद में इंटरव्यू, भाई पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे या उस विशेष बच्चे से पूछेंगे या उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से पूछेंगे जिनके साथ हमको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अब अगर ये प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल बेस्ड है, मतलब बिहेवियरल है, तो किस तरीके के साइकोलॉजिकल टेस्ट की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। अब कौन से टेस्ट होंगे? अचीवमेंट टेस्ट की होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में होगी, पर्सनालिटी टेबल्स के बारे में होगी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं, एटीट्यूड यार्डस्टिक के बारे में हम बात कर सकते हैं। मतलब इन चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं अपने एक्शन रिसर्च में। ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग पहले इतना देख लेना। इसके बाद हम दूसरा वीडियो भी तुमको बना करके, जिसमें कि हम लोग
स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च की बात करेंगे, हालांकि अभी बात की है लेकिन फिर बात कर लेंगे कि स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च के बारे में। अभी चलो 5-7 मिनट और कर लेते हैं और फिर उसके बाद बंद कर देंगे। एक्शन रिसर्च की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एक्शन रिसर्च। सबसे पहले तो इसके द्वारा स्कूल की, क्लास की और टीचर्स की कार्य पद्धति यानी कि वर्किंग स्टाइल में चेंज हो सकता है। भाई प्रॉब्लम है कोई तो उसमें चेंज होगा। उसके बाद ये टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा डेवलप करता है। टीचर्स के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करता है और पूरे इंस्टीट्यूट में एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक रवैया विकसित करने का काम भी ये करता है। एक्शन रिसर्च स्कूल के जो मैकेनिकल एंड ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर है उसको ख़त्म करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नई मेथडोलॉजी इनकलकेट कर सकते हैं, नया सब्जेक्ट नए टीचर से पढ़वा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। ट्रेडिशनली जो काम कर रहे थे उससे हटके काम कर सकते हैं, यानी इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस को इनिशिएटिव दे सकते हैं इसके माध्यम से। और स्टूडेंट की हर तरीके की प्रॉब्लम को इससे हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो भी जाती हैं, क्योंकि इसमें टीचर ही प्रॉब्लम को रीड करता है और उसके बाद वो उस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या सलूशन हो सकते हैं वो सलूशन सिर्फ देता नहीं है, उस सलूशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करता है क्लास में। तो ये तो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। चलो अब ज़रा कुछ स्टेप्स की हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले है कि प्रॉब्लम को पहचानना, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और समस्या जैसे ही हमको पता चलती है वैसे ही आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये समस्या है, अब इस समस्या का हल हमें कैसे निकालना है। फिर उस पर हम बहुत डिस्कस करते हैं। अब किससे रिलेटेड हो सकती है समस्या, टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बच्चे को किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो सकती है उस प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, दूसरा स्टेप क्या होगा कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना और प्रॉब्लम को का लिमिटेशन करना। ऐसा नहीं कर सकते हम कि क्लास 7th को पढ़ा रहे हैं तो हम 9th क्लास में भी जाके प्रॉब्लम ले लें, 12th क्लास में भी जाके प्रॉब्लम डिस्कस करें। नहीं, हमको उसकी लिमिटेशन करनी पड़ेगी कि हम क्लास 7th के ए सेक्शन को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हमने क्या देखा कि कुछ बच्चे या कोई एक बच्चा या पूरी क्लास कुछ कैलकुलेशन में एकदम गलत काम कर रही। जो गलत कर रही उसको हम निकालेंगे कि एडिशन नहीं कर पा रही है या होमवर्क नहीं करके लाती है, जो भी प्रॉब्लम है पहले हम निकालेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे। पहले प्रॉब्लम हमने समस्या पहचानी, फिर उसका लिमिटेशन किया कि किस क्लास की समस्या है, फिर उसको हमने डिफ़ाइन किया कि किस तरीके की समस्या है। ठीक, अब समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण करेंगे। थर्ड स्टेप में विश्लेषण यानी एनालाइजिंग द कॉज रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम, ये हम करेंगे। उसमें हम कैसे कैसे करेंगे, लॉजिकल रिलेवेंस देखेंगे, टेस्ट देख लेंगे, स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है देख लेंगे, ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है, कंट्रोल किसका है उस प्रॉब्लम पर, क्या उस बच्चे का ही कंट्रोल है या टीचिंग प्रोसेस का कंट्रोल है, टीचर का कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है, ये हम उसको एनालाइज करेंगे। फिर आता है चौथा कि फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन हाइपोथेसिस। हमने समस्या का आइडेंटिफाई कर लिया, समस्या को डिफाइन कर लिया, समस्या के कॉजेस को एनालाइज कर लिया,
अब हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे। इसमें कोई ऐसी हाइपोथेसिस तो नहीं होती है जिसको कि हम ना करें, यानी निगेटिव हाइपोथेसिस नहीं होगी। जो भी होगी वो प्रिंसिपल बेस्ड हाइपोथेसिस होगी, और उसको हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होगा कि वेरीफाई हो सके, परीक्षणीय हो। ऐसा नहीं है कि हम ऐसी प्रॉब्लम ले लें जिसका हम वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाए। ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वेरिफिकेशन होगा। फिर उसकी गंभीरता कितनी है, समस्या की गंभीरता कितनी है, कितनी स्पष्ट है, और पर्पसिवनेस कितनी है, उस समस्या का पर्पसिवनेस कितना है। एकदम स्पष्ट शब्दों में हाइपोथेसिस जब लिखेंगे तो उसमें ये लिखेंगे, जो भी हाइपोथेसिस हम लिखेंगे वो हम उसका हम टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम वेरीफाई कर सकें। जो हाइपोथेसिस लिखेंगे बिल्कुल प्रोफाउंड होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम होनी। ऐसा नहीं कि हम प्रॉब्लम ले रहे हैं कि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, और हाइपोथेसिस में ले रहे हैं कि वो पढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, जो प्रॉब्लम है उससे ही रिलेटेड होनी चाहिए। बहुत कॉस्टली नहीं हो, पेन पेंसिल रबर स्केल के इस्तेमाल से समस्या का हल हो सके, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। और जो रिसर्चर है, जो एक्शन रिसर्च कर रहा है, उसकी अपनी एबिलिटी के अंदर हो। ऐसा नहीं हो कि हमने प्रॉब्लम ले ली, हाइपोथेसिस ऐसी बना दी कि अब गली गली मारे मारे फिर रहे हैं कि भैया इसका हमको क्या करना है। ऐसा नहीं करना है। फिर हाँ, जो ये एक्शन रिसर्च की हाइपोथेसिस है, एक्शन रिसर्च की जो कल्पना है, उपकल्पना है, ये एक्सपीरियंस हैंड बनाता है कि आप पहले उसको अच्छे से प्रॉब्लम को रीड आउट करिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, एंड देन हाइपोथेसिस तैयार करिए। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और सेंसिटिव हो टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड टीचर एंड स्कूल टू। ठीक है, ये इतने सारे हमारे वो हैं। इसके बाद में जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, उस हाइपोथेसिस के बेस पर हम एक्शन हाइपोथेसिस करेंगे कि भाई जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं हम उनका डिटेल लेंगे, मेथड क्या अपना रहे हैं, उस हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और कितना समय है हमारे पास। इतना सारा काम करने के बाद हम अपनी एक्शन रिसर्च के जो रिज़ल्ट हैं उन रिज़ल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक, ये हमारा पूरा एक्शन रिसर्च का खाका है। अब तुम इतना पहले देख लेना, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। होप कि तुमको अच्छा लगेगा। सुनना इसको ज़रूर, प्रॉपर तरीके से सुन करके हमसे बात करना और पूछना कि जो चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस टाइम, बाय।